डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। बी एजुकेशन फाइनल ईयर का पेपर मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन इन एजुकेशन अर्थात शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन की थर्ड यूनिट, यानी हम यहाँ पर थर्ड यूनिट देखेंगे जिसका नाम है यहाँ पर विचलनशीलता का मापन यानी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए, हम यहाँ पर इसका सिलेबस देख लेते हैं। डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीनिंग एंड कंप्यूटेशन। तो यहाँ पर तीसरी यूनिट को हम शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर के साथ। देखिए, हमारा जो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर निकल कर आता है विचलनशीलता एवं प्रकार, वेरिएबिलिटी एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विचलनशीलता का अर्थ प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है। ये फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है, ये कथन है। यानी डेविएशन रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड ऑफ स्कोर्स, द स्प्रेड अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द स्कोर। दिस स्टेटमेंट इज, यानी ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रिफिन्स, लिंडविक्ट का या गैरेट का, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये स्टेटमेंट है क्या, उन्होंने कहा विचलनशीलता का प्राप्तांकों के वितरण। मान लें हमारे बहुत सारे प्राप्तांक हैं, यहाँ पर ये सब प्राप्तांक हैं, ये देख लीजिए प्राप्तांक है, और इनकी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है। मान लें बीच में इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है सबकी यहाँ पर, तो इससे इनका कितना यहाँ पर फैलाव है चारों तरफ, कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रेंज जाएगी। तो ये जो फैलाव इस तरह का है, ये इसकी यहाँ पर विचलनशीलता के अंतर्गत आता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर किसने दिया है, इसको हम देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट दिया है गैरेट ने, तो गैरेट का स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का मापक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डेविएशन। देखिए ऑप्शन दिए गए, चतुर्थांश विचलन, या मध्यमान विचलन, या मानक विचलन, या सहसंबंध। देखिए ये तीन जो हैं ऊपर के, ये तो एक ही यूनिट से रिलेटेड हैं, लेकिन जो सहसंबंध है ये थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहसंबंध को रिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर प्रसार, रेंज, विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, या चतुर्थांश विचलन, क्वार्टर डेविएशन, या बहुलांक, या मोड। देखिए ऊपर के तीन जो हैं एक आपस में संबंधित हैं, रिलेटेड हैं एक यूनिट से, लेकिन जो बहुलांक है, मोड है, वो अलग है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोड या बहुलांक। नेक्स्ट हेडिंग हमारा यहाँ पर आता है प्रसार या रेंज का। तो रेंज क्या होती है, आप जानते हैं कि उच्चतम और जो न्यूनतम होता है कोई भी आंकड़े, उसका अंतर होता है। प्रश्न 4, उच्चतम एवं न्यूनतम अंकों के मध्य अंतर को कहते हैं, यानी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मानक विचलन, या मध्यमान विचलन, या चतुर्थांश विचलन, या प्रसार या विस्तार। देखिए मान लें हमारे कुछ आंकड़े हैं, मान लें यहाँ पर 8, 3, 9, 12, ये कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर। तो हमें इसका, अगर इसका हमें प्रसार निकालना हो, रेंज निकालना हो, तो सबसे बड़ा कौन सा, इसमें सबसे बड़ा हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े में से जो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 9। तो ये हमारी यहाँ पर इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रसार या विस्तार या रेंज, सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, सांख्यिकी में प्राप्तांक 2 का विस्तार क्या होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ स्कोर 2 इन स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 1 से 2, या 2 से 3, या 2 से 2.5, या 1.5 से 2.5। तो 2 का विस्तार पूछा उसने, 2 का, तो 2 के आसपास होता है। जैसे ये 2 है, तो इससे थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे, 2.5 इधर होगा इसका, और इधर होगा 1.5, यानी इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1.5 से 2.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विस्तार की गणना में किस सूत्र का उपयोग होता है। विच फॉर्मूला इज यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ रेंज। देखिए कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है, हम बात करें तो जो आंकड़े होते हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट होता है और जो सबसे लोवेस्ट होता है, यानी मैक्सिमम मिनिमम, उनका हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से
यानी जो मैक्सिमम होता है और जो लोवेस्ट होता है उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और ये हमारा रेंज होता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी विस्तार इज इक्वल उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक या रेंज हाईएस्ट स्कोर और माइनस लोवेस्ट स्कोर, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रसार की गणना कीजिए, कैलकुलेट द रेंज। देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर ही है और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 50 और 55, 40, 45, 90, 48। तो इसकी हमें रेंज निकालनी है, इसकी प्रसार निकालना। तो हमने क्या कहा था, जो हाईएस्ट स्कोर है, तो हाईएस्ट स्कोर देखिए इसमें निकल कर आता है जो 90 है, तो हाईएस्ट स्कोर हम यहाँ पर 90 लिखेंगे। उसके बाद जो लोवेस्ट है वो देख लीजिए, सबसे छोटा इसमें कौन सा नज़र आता है, तो सबसे छोटा इसमें 40 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर 40 इसमें माइनस करेंगे तो 90 माइनस 40 इक्वल 50। तो 50 इसकी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ये रेंज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए है 50 वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हेडिंग मध्यमान विचलन या एवरेज मीन डेविएशन यहाँ पर रहेगा। इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, विचलन ज्ञात करने का सबसे सरल मापक है, यानी द सिंपलेस्ट मेजर टू फाइंड द डेविएशन इज। ऑप्शन देखिए यहाँ पर प्रसार या रेंज, चतुर्थांश विचलन, क्वार्टर डेविएशन या माध्य विचलन, मीन डेविएशन या मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो विचलन ज्ञात करने का जो यहाँ पर जो सरल मापक है वो है हमारा माध्य विचलन या मीन डेविएशन, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माध्य विचलन का गुण है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन इज। कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पर कई प्रॉपर्टी दी गई हैं। ये देखिए माध्य विचलन श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, या माध्य विचलन स्पष्टतः वर्णित होता है और इसकी गणना गणितीय विधि से होती है, या इस विचलन पर सीमांत पदों का कम प्रभाव पड़ता है, या उपर्युक्त सभी गुण हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सभी गुण माध्य विचलन के हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी गुण हैं सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माध्य विचलन का दोष या कमी है, यानी डिफेक्ट और डेफिशिएंसी ऑफ मीन डेविएशन इज। देखिए किसी चीज़ की कुछ अच्छाई होती तो बुराई भी होती, तो इस यहाँ पर देखिए इसकी जो दोष हैं, ए में दिया माध्य विचलन निकालते समय बीज गणितीय चिन्ह प्लस और माइनस की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी प्लस माइनस को यहाँ पर नेगलेक्ट माना जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर देखिए दूसरा बी दिया, इसका बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है, ये भी यहाँ पर है। जब इसकी गणना भूयिष्ठ ठग से की जाती तो यह अच्छा विचलन मापक नहीं होता, ये भी यहाँ पर सही है। डी देखिए उपयुक्त सभी दोष या कमियां, तो यहाँ पर सभी दोष हैं सभी कमियां, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, नीचे दिए गए आंकड़ों से मध्यमान विचलन की गणना कीजिए। मध्यमान विचलन की गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है 10, 12, 14, 16, 18। तो इससे हमें क्या करना, मध्यमान विचलन की गणना करनी है। तो मध्यमान विचलन की गणना करने के लिए सबसे पहले हम जो आंकड़े जो दिए गए हैं डाटा, उसका हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबको ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर 10 + 12 + 14 + 16 + 18। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये 70 हो जाता है पूरा, ठीक है 70 हो जाता है। और अब इसका मीन निकालेंगे हम, तो 70 को जो मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो 70 बाई ये कुल आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 14। तो इसका जो मीन है वो 14 निकल कर हमारे यहाँ पर आ जाता है। अब क्या करते हैं, हम इनका विचलन देखते हैं, सभी का विचलन देखेंगे। तो सभी में से इस 14 को माइनस करेंगे, तो जैसे यहाँ पर 10 है शुरू में, तो 10 में से हम माइनस करेंगे यहाँ पर 14। उसके बाद 12 में से माइनस फिर करेंगे हम अगेन 14, देन 14 में से फिर हम 14 माइनस करेंगे, देन 16 - 14 और देन 18 - 14। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, यहाँ -4, यहाँ पर -2, 14 - 14 0, और 16 - 14 2, और 18 - 14 4। तो देखिए ये निकल के आता है -4, -2, 0 और 2 एंड 4। अब हम इनका क्या करते हैं, इनका मोड निकालते हैं, नहीं मोड निकालते हैं नहीं, वहाँ पर हम जो प्लस माइनस के साइन है इनको नेगलेक्ट करेंगे, नहीं सभी को प्लस के मानते हुए इनको हम यहाँ पर सिग्मा करेंगे, इनका योग करेंगे प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 6 + 0 6 + 2 8 और 4 12। तो ये यहाँ पर आपका 12 आ जाता है। इस तरह से 12 इनका सम आता है।
और फिर इस इनके जो मीन डेविएशन निकालना हमें, तो मीन डेविएशन MD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिग्मा FX जो मोड है वो करेंगे, यानी 12 यहाँ पर है, और डिवाइड बाय कितने यहाँ पर नंबर थे 5, तो 5 यानी 12/5, जो 12 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 5 2 या 10, 2 बचता है, पॉइंट लगाएंगे 40, और 5 4 या 20। तो देखिए यहाँ पर 2.4 निकल कर आता हमारा मीन डेविएशन, यानी मध्यमान विचलन जो है वो 2.4। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन C 2.40 इज राइट आंसर। प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रदत्तों का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अगेन फिर ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा यहाँ पर, जिसका डाटा देखिए यहाँ पर डाटा दिया गया। सबसे पहले हम वही करेंगे, माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। तो इन सबको पहले प्लस कर लेते हैं, यानी 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12। तो ये सभी हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, और उसके बाद ऐड करने के बाद इनको जितने नंबर से हम 1 2 3 4 5 6 8 नंबर यहाँ पर ये 8 डाटा है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करने पर आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाता है हमारा 72, और डिवाइड बाई 8, तो 8 9 जा 8 नंबर 72, 72, तो यहाँ पर 9 आ जाता है। देखिए जो आपका जो एवरेज है, जो मीन है, वो यहाँ पर निकल कर आता है 9। अब सभी को डेविएशन करेंगे, तो सभी डाटा से सभी इस 9 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे, पहले क्वेश्चन की ही अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले 6 है, इसमें से माइनस करेंगे हम 9, तो निकल कर आएगा यहाँ पर हमारा -3, देन 7 - 9 -2, then 10 - 9 = 1, then 12 - 9 = 3, then 13 - 9 = 4, then 4 - 9 = -5, और then 8 - 9 = -1, then 12 - 9 = 3। तो देखिए ये सभी आए। अभी सभी को ऐड कर लेते हैं, जो माइनस का साइन है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी इसको छोड़ देते हैं, तो सभी को प्लस मानते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं तो सिग्मा आ जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 3 2 इस तरह से मिलाकर सारे सभी को ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाता है 22। तो सिग्मा 22 आ जाएगा। और हम जब इसका MD निकालेंगे, हम मीन डेविएशन, तो क्या होता है वो सिग्मा जो x होता है, ये सभी इसका मोड का ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 22 अपॉन, और जो नंबर्स हैं हमारे वो यहाँ पर 8 हैं, 8 नंबर्स हैं 6 to 12। तो अब देख लेते हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 22 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 22 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 2 जा 16, माइनस कीजिए 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और 0 लेंगे, तो 8 7 जा 56, देन 4 बचता है, फिर 0 लगाएंगे, तो 8 5 जा 40। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 2.75 आता है हमारा, तो यहाँ पर इसको राइट करेंगे हम 2.75। तो इसको देख लेते हैं किस ऑप्शन में है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में 2.75 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लीजिएगा, माध्य विचलन के विषय में सत्य है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट मीन डेविएशन। कई ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ए दिया गया है, यह गणितीय विधि से प्राप्त किया जाता है तथा समूह प्रत्येक इकाई को लेकर निकाला जाता है। उसके बाद देखिए विचलनों का माध्य निकालने में समांतर माध्य का ही प्रयोग किया जाता है, और ये बात सही भी यहाँ पे विचलन माध्य से निकाला जाता है। इसके लिए मध्य का भूयिष्ठक अथवा समांतर माध्य किसी का भी प्रयोग किया जाता है। यह उसके बाद उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ये सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, मध्यमान विचलन आधारित हो सकता है, द मीन डेविएशन कैन बी बेस्ड ऑन। ऑप्शन दिया गया मध्यमान पर, या माध्यिका पर, या बहुलक पर, या इन सभी पर। तो इन सभी पर ये यहाँ पर आधारित हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर होगा चतुर्थांश विचलन या क्वार्टर डेविएशन। इसका क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है, ये कथन है, यानी द डेविएशन ऑफ द क्वार्टर इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। दिस स्टेटमेंट इज,
यानी इसका मतलब क्या होता है, चतुर्थांश विचलन जो होता है वो प्रथम, यानी प्रथम यहाँ पर Q1 इसको मान लेते हैं हम, और तृतीय और इसको मान लेते हैं Q3, और यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर और उसका फिर आधा होता है, तो इसको हम यहाँ पर Q मान सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये पूरा हमारा हो जाता है यहाँ पर चतुर्थांश विचलन, यानी प्रथम और तृतीय का डिफरेंस का आधा। तो ये देखिए स्टेटमेंट किसका था, यहाँ पर देखना है, ग्रिफिन का या लिंडविक्ट का, गैरेट का या इंग्लिश और इंग्लिश का। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश और इंग्लिश का ये स्टेटमेंट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, जो मिसमैच करता है, माध्य, बहुलांक या चतुर्थांश विचलन या माध्यिका। देखिए माध्य, बहुलांक, माध्यिका यानी मीन, मोड और मीडियन ये एक ही कैटेगरी के हैं, और यहाँ पर लेकिन जो चतुर्थांश विचलन है वो यहाँ पर थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी चतुर्थांश विचलन या क्वार्टर डेविएशन यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ये देखिए 2019 में यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चतुर्थक विचलन का गुण है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्टर डेविएशन इज, क्या है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी ए दिया गया है, यहाँ पर चतुर्थक विचलन को समझना व निर्धारण करना सरल है, ये बात यहाँ पर सही है। बी यहाँ पर दिया अपकीर्ण के इस माप पर चरम मूल्यों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। जहाँ श्रेणी के मध्य भाग का ही अध्ययन करना हो, यानी मीन का, तो वहाँ इस माप का प्रयोग उचित है। ऊपर सभी गुण, तो ये सभी गुण यहाँ पर ऑल द अबव प्रॉपर्टी यहाँ पर सभी गुण हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चतुर्थक विचलन का दोष है, देखिए अच्छाई तो बुराई भी साथ लगी रहती है, तो द डिफेक्ट ऑफ क्वार्टर डेविएशन है, क्या है, देखिए यहाँ पर ए, चतुर्थक विचलन का बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। उसके बाद बी देखिए यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता है, और सी देखिए निदर्शन परिवर्तनों का इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, या ऊपर सभी दोष है। तो ये सभी दोष हैं यहाँ पर चतुर्थक विचलन के, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने का सूत्र है, यानी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्वार्टर डेविएशन। देखिए अभी हम इससे पहले क्वार्टर डेविएशन का फॉर्मूला चेक कर चुके, इसमें क्या होता है, Q इक्वल Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, यानी प्रथम और तृतीय का अंतर का हाफ। तो ये इसका होता है चतुर्थांश विचलन का। अब ये मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया Q, तो ये ऑप्शन में हमें ए में नज़र आता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग मानक विचलन। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न रहेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विचलनशीलता का सबसे विश्वसनीय तथा स्थायी मापक है, यानी द मोस्ट रिलायबल एंड परमानेंट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज, ऑप्शन दिया गया मध्यमान विचलन गुणांक या मानक विचलन या मध्यमान विचलन या चतुर्थांश विचलन। तो यहाँ सबसे जो विश्वसनीय रहेगा वो मानक विचलन रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न यहाँ पर, औसत विचलन वर्ग के वर्गमूल को कहते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन इज कॉल्ड, मध्यमान या सहसंबंध या मानक विचलन या इनमें से कोई नहीं। 2018 में देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है, तो ये जो है यहाँ पर मानक विचलन इसका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 22, अपने वर्ग में आने वाले मापक का नाम है, द नेम ऑफ द मेजर विच डज नॉट कम इन इट्स क्लासेज, मध्यमान है या माध्यिका है या मानक विचलन या बहुलक है। देखिए मध्यमान, माध्यिका, बहुलक एक कैटेगरी के हैं, लेकिन मानक विचलन अलग है, इसलिए ऑप्शन सी मानक विचलन यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 23, यहाँ पर मानक विचलन को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, विच साइन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ कुछ साइन दिए गए हैं ABCD, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा, तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं। और ये देखिए 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 रहेगा, विचलनशीलता की सर्वशुद्ध माप है, द एग्जैक्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया माध्य विचलन है या चतुर्थांश विचलन या मध्यमान या मानक विचलन। तो देखिए विचलनशीलता की जो सबसे सर्वशुद्ध माप होती है वो मानक विचलन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित आंकड़ों से QD चतुर्थांश विचलन की गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट QD फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर स्कोर दिया गया है और जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, उसके बाद इधर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है इसके सामने, तो ये फ्रीक्वेंसी है जिसका सम 25 दिया है,
इसके बाद हम क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन में, इसकी पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पर नीचे की ऊपर की तरफ बढ़ते हुए स्कोर दिखा गया है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 ही रहेगा यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ऐड करते जाएंगे 2 और 2 + 4 हो जाएगा, 4 + 5 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 + 4 13 हो जाएगा, 13 + 3 16 हो जाएगा, 16 + 4 20 हो जाएगा, और +3 23, और यहाँ पर +2 23, और यहाँ पर 25। देखिए संचयी बारंबारता यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। फॉर्मूला यहाँ पर होता है इसका Q जो होता है वो इक्वल होता है Q3 - Q1/2। तो सबसे पहले Q1 और Q3 हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और Q3 यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर पड़ेगा, किस क्लास इंटरवल में पड़ेगा, वर्गांतराल में आएगा। तो Q1 के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं, देखिए यहाँ पर Q1 के निकालते हैं हम, ये होता है हमारा n/4। तो n/4 होता है, देखिए n कितना हमारा, यानी सम जो हमारा यहाँ पर है वो फ्रीक्वेंसी का 25, तो 25/4, तो यह आ जाएगा हमारा 6.25। तो 6.25 आया Q1 का। तो देखिए 6.25 हमारा कहाँ पड़ेगा, हमें देखना है संचयी बारंबारता में, इसमें CF में, ये CF है, इसमें हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, देखिए 4 और 9 है, तो यहाँ पर 9 वाले में पड़ेगा, तो हम ये वाला ग्रुप यहाँ पर ले लेंगे, ये यहाँ पर पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे Q1 का, Q1 की ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप Q1 के लिए है यहाँ पर। उसके बाद जब ये Q1 के लिए है, इससे जो नीचे वाला है CF, उससे यहाँ पर जो 4 है इसको हम मानते हैं FB, ठीक है। और जिस ग्रुप में है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी F, उसको मानते हैं हम यहाँ पर FA, ओके। यानी सीधी सी बात है, जो ग्रुप हमने लिया है उसका जो फ्रीक्वेंसी है F, उसको मानते हैं FA, और जो उसकी संचयी बारंबारता है उससे नीचे वाले ग्रुप की, जैसे यहाँ 4 है, उसको मानते हैं FB। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर Q1। तो Q1 हमारा जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं हम पहले। तो Q1 का फॉर्मूला होता है हमारा L + n/4 - FB अपॉन FA, और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्लास इंटरवल, या वर्ग अंतराल, ठीक है जी। अब देख लेते हैं यहाँ पर L क्या होता है हमारा। L जो ग्रुप है हमारी उसकी जो लोअर लिमिट है, जैसे यहाँ पर 30 to 39 ग्रुप है, तो 30 और उसके नीचे वाला ग्रुप 29 है, तो 29 30 के बीच में जो डिफरेंस है 1 का है, तो यहाँ पर 0.5 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 30 को हम लिखते हैं 29 लिखेंगे यहाँ पर, तो 29.5। उसके बाद देखिए यहाँ पर n/4 हमारा निकल कर आता है 6.25, और माइनस FB यहाँ पर है देखिए 4, ये है यहाँ पर 4 FB, और अपॉन FA यहाँ पर देखिए 5, ये रहा यहाँ पर 5, और उसके बाद क्लास इंटरवल देखिए जो वर्ग अंतराल है वो 10 का है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 10 कर देंगे हम। अब इसकी कैलकुलेशन जो करते हैं हम, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये निकल कर आता है हमारे यहाँ पर देखिए 34। तो Q1 34 निकल कर आता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे Q3 का फॉर्मूला भी सेम से है, यहाँ पर 3n होगा, बस n/4 यहाँ पर है, और माइनस वही FB अपॉन FA, और मल्टीप्लाई सेम क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर भी देखिए हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा L छूट गया, तो L हो रहेगा यहाँ पर L Q3 = L + और 3n, ये तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अब ये किस ग्रुप में पड़ेगा, यहाँ पर 3n/4 जैसे हमने यहाँ पर n/4 निकालता, तो यहाँ पर हम 3n/4 निकालेंगे, तो 3n/4 पड़ेगा हमारा 3n/4, ये आएगा हमारा कहाँ पर, इसका वैल्यू आएगी 18.75। तो 18.75 देखिए हमारा कहाँ पर पड़ेगा, ये 18.75 हमारा पड़ेगा यहाँ पर, ये 20 वाला ग्रुप है, ये 20 वाला ग्रुप यानी 60 to 69 वाला ग्रुप यहाँ पर पड़ेगा, ये होगा हमारा Q3।
तो अब Q3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो 69 सेम वैसे ही 0.5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 59.5 तो 59.5 और इसके बाद 3n/4 ये हो जाएगा हमारा 18.75 माइनस एफ बी। यहाँ पर देखिए एफ बी कौन सा रहेगा, एफ बी यहाँ पर रहेगा हमारा 16, यानी क्लास इंटरवल से जो नीचे वाला सी एफ होगा उसको हम यहाँ पर लेंगे तो 16 यहाँ पर रहेगा, तो 16 ये रहेगा। और अपॉन एफ ए यहाँ पर क्या रहेगा, एफ ए देखिए यहाँ पर ग्रुप का 4 है, ठीक है, ये वाला 4 रहेगा यहाँ पर, तो 4 और मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल 10 है सेम। तो इस तरह से जब हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारे यहाँ पर 66.38 लगभग। तो देखिए यहाँ पर ये Q3 और Q1 के वैल्यू आ चुके हैं। अब हम Q निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, 2019 में पूछा भी गया बोर्ड में। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा 66.38 में से माइनस करते हैं हम, यहाँ पर Q1 हमारा निकल कर आया था 34, तो 34 और डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से जब हम इस फॉर्मूले को देखिए यहाँ पर पूरा निकालते हैं तो ये निकल कर आता है हमारा यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ यहाँ पर 16.19। तो जो ऑप्शन हमारा ए दिया है वो यहाँ पर सही निकल कर आएगा। आप इस क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा था, सोल्यूशन करता जा रहा था, आप इसको एक ब्लैंक पेपर पर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं चाहता था एक साथ ही आपको समझाऊं, तो इसलिए कम पड़ गया, इसलिए आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहें और बाद में इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न 26, लंबी विधि से मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय लॉन्ग मेथड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला। देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया गया, तो इसमें जो ए है वो सही उत्तर होगा यहाँ पर, यानी सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 27 जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदत्तों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 2, 4, 8, 6, 10 तथा 12। तो इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे एक सीरियल नंबर के हिसाब से, इसको लिखते हैं हम यहाँ पर सीरियल नंबर, कितने यहाँ पर डाटा है 6 है, 1 2 3 4 5 6। और देखिए फर्स्ट यहाँ ये सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद पहला 2 है हमारा, उसके बाद 4 8 6 10 एंड 12 यहाँ पर ये है। तो इसके बाद हम इसका करते हैं डी निकालेंगे। डी से पहले हम इसका मीन निकालेंगे, तो इसका देखिए मीन, इसका अगर हम सम करते हैं यहाँ पर टोटल करते हैं तो टोटल ये हो जाएगा हमारा 42, और इसका जो मीन निकालते हैं हम मीन, तो 42 और ये नंबर कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7, तो मीन 7 है। अब इन सब में से हम डी निकालने के लिए, डी होता है हमारा, देखिए डी स्मॉल डी होता है हमारा x माइनस एम, एम हमने अभी निकाला है मीन, और x में से माइनस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। तो x क्या है हमारे यहाँ पर, ये सारा जो गिवन डेटा है वो x है, और जब हमने 7 निकाला मीन वो m है, कैपिटल M, तो इसमें से माइनस करते हैं, तो 2 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 7, उसके बाद 4 माइनस 7, नेक्स्ट 8 माइनस 7, नेक्स्ट 6 माइनस 7, देन 10 माइनस 7 और देन 12 माइनस 7। तो इस तरह से यहाँ निकल कर आते हैं और इक्वल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, देखिए -5 और यहाँ पर इक्वल -3 देन 1 + 1 और -1 + 3 एंड +5, ये हो जाएंगे। अब हमें इनका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। जब हम इनका स्क्वायर करेंगे यानी डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये, तो 5 5 25 माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 देन 9 देन 1 1 9 और 25, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका सिग्मा कर लेते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर का सिग्मा करेंगे तो इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर का सम करते हैं, ये होता है हमारा 70 आ जाएगा टोटल करने के बाद। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखते हैं इसको, एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल
सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट निकालेंगे। तो सिग्मा डी स्क्वायर 70 हमारा यहाँ आ जाता है और एन हमारा यहाँ पर था 6, क्योंकि 6 नंबर दिए हैं, डाटा यहाँ पर देखिए 6 है। तो अब इसको 70 को 6 से जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये रूट में ही आएगा। तो इधर लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आता है हमारा 11.66 के आसपास का रूट, और जब इसका हम रूट निकालेंगे तो ये लगभग 3.42 ये हमारा यहाँ पर देखिए। और जब हम ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन सी 3.42 हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। 10 सदस्यों के समूह का वास्तविक मध्यमान से प्राप्त विचलन के वर्ग का योग यदि 160 है तो उसका मानक विचलन होगा। यानी इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्चुअल मीन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स इज 160 दैन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अभी हमने एक फॉर्मूला अभी निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसमें क्या कहता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट हमने निकाला। तो इसमें उसने पहले से योग दिया है 160 स्क्वायर का दिया है और नंबर हमारे कितने यहाँ पर उसने 10 कहा है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ कर 0 से 0 तो ये आ जाएगा √16 और बराबर यहाँ पर ये 4 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। किसी समूह का विसरण ज्ञात करने का विश्वसनीय मापक है, यानी रिलायबल मेजर टू फाइंड द वेरिएशन ऑफ ए ग्रुप इज। ऑप्शन दिए गए हैं विस्तार या चतुर्थांश विचलन या माध्य विचलन या मानक विचलन। तो मानक विचलन होगा यहाँ पर सही उत्तर, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यदि हम प्रत्येक अवयव प्राप्तांक में मूल्य के जोड़ दें तो नया माध्य m तथा मानक विचलन s क्रम से क्या होंगे। इफ़ यू एडिड द वैल्यू k टू ईच ऑफ द अबोव स्कोर्स देन व्हाट विल बी द न्यू मीन m एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन s रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी किसी भी आंकड़े में हम के जोड़ते हैं और तो नया माध्य क्या होगा ये सब यहाँ पे बताया गया और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो देखिए जो माध्य होगा उसमें अगर के ऐड करते हैं तो वो के प्लस हो जाएगा, और लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी m प्लस के तथा s यहाँ पर सी उत्तर होगा। ये 2019 में यहाँ पर पूछा जा चुका है। प्रश्न 31। दिए गए आंकड़ों में यदि एक स्थिर अंक 6 सभी में जोड़ दें तो नए मध्यमान एवं नए मानक विचलन की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए 3, 6, 14, 4, 6, मध्यमान दिया गया है 6 और मानक विचलन दिया गया है ये। तो उसने कहा कि अगर 6 जोड़ दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अंक 6 जोड़ दें तो मध्यमान देखिए अगर 6 जोड़ दें तो वो डबल उसमें 6 है तो उसमें 6 पर ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन जो मानक विचलन है, मानक विचलन जैसे हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 4.14, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी मध्यमान नया मध्यमान जो है वो ऐड होकर आ जाएगा, लेकिन जो मानक विचलन है वो सेम पुराना वाला ही बना रहेगा। ना क्वेश्चन नंबर 32। Q3 एंड Q1 के अंतर के आधे को कहा जाता है, यानी हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्वार्टाइल फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस और उसका आधा करने पर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना होगा, जिसमें लेकर दिया गया है ADBPCQ ERDQ2। तो इनमें से आपको जो भी सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। 2018 में यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जा चुका है। देखिए इस तरह से आपकी यूनिट 3 इस पेपर की यहाँ पर समाप्त हो जाती है और यूनिट 4 हमारी बचती है, यानी 4 यूनिट में से हमारे 3 यहाँ पर यूनिट अभी समाप्त हो जाती हैं, तो एक और है जिसको हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद। डियर स्टूडेंट एंड प्यारे बच्चों, अगर आप ये सभी सीरीज के नोट्स पढ़ना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर जितने भी हमारी या वेबसाइट पर जाकर आप इन सभी नोट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपनी अध्ययन को जारी रख सकते हैं।